हेलो स्टूडेंट हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारा चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। आज हम लोग क्वांटम नंबर से आगे बढ़ेंगे और कुछ और रूल्स जानेंगे और फिर उसके बाद क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी करेंगे। कल हमने आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताया था कि क्वांटम नंबर 4 होते हैं, n, l, m और s। ठीक है, एक को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें क्या बताता है, ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में और ऑर्बिटल के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n, l, m और s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह ये चारों क्वांटम नंबर थे और इन क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। जैसे एक प्रॉब्लम हम बताते हैं, अगर मान लीजिए आपको n = 3 दिया है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 दिया हुआ है और आपसे इसके लिए l और m की वैल्यू पूछा हुआ है, यानी इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको अगर मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है तो हम अगर मान लीजिए हम l की वैल्यू निकालते हैं तो l की वैल्यू कितनी होगी n = 3 के लिए। आपको हमने फार्मूला बताया था, l = क्या होता है, 0 to n - 1, ये फार्मूला होता है। अब इसमें 0 to n - 1, n की जगह पे क्या रखेंगे 3 - 1, तो 0 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 0 से 2 के बीच में 1 भी आता है, तो 0, 1 and 2 ये 3 वैल्यू होंगी। और ये फार्मूला भी अभी आगे हम बताएंगे कि जितने ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होता है उतना ही टोटल l की भी वैल्यू होता है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी वैल्यू होता है। तो जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना मिला, 1, 2, 3 वैल्यू मिला। ठीक है, तो इस तरह n = 3 के लिए l की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो 3 वैल्यू मिलेंगी l = 3 के लिए। अगर n की वैल्यू 4 होता तो l की 4 वैल्यू मिलती। तो जितना भी n की वैल्यू होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ से l की वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से हम एज अ फार्मूला कह सकते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n द टोटल वैल्यू ऑफ l = n। ठीक है, यानी l की जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, n के इक्वल होगी। ये फार्मूला भी बन गया। अब यहाँ से l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो l की अगर 0 है तो m निकालेंगे तो m की भी वैल्यू यहाँ से 0 ही होगी। ठीक है, और अगर l की वैल्यू 1 है तो m निकालने का फार्मूला था -l2 प्लस l। ठीक, अब अगर 1 है वैल्यू तो -1 2 +1, इसके बीच में क्या आएगा, 0 भी आएगा, तो -1 0 और +1। तो ये वैल्यू 3 वैल्यू हो गई m की l = 1 के लिए। तो इस तरह लिखेंगे हम m की वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू हो गई -1, दूसरी वैल्यू हो गई 0 और तीसरी वैल्यू हो जाएगी +1। ठीक है, तो l = 1 के लिए 3 वैल्यू m की आएगी, -1 0 और +1। ठीक, अब उस तरह अगर l की वैल्यू आपको मालूम है तो m की वैल्यू निकालने के लिए आप फार्मूला लगा रहे थे 2l + 1। ठीक है, तो इस तरह अगर जैसे इसी में ये फार्मूला हमने लिखाया था फॉर l के लिए m = बताया था 2l + 1, ये फार्मूला बताया था। अगर मान लीजिए l की वैल्यू 1 है
तो एल की वैल्यू 1 के लिए एम की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 2 × 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा। तो अगर एक एल की वैल्यू है तो उसके लिए 3 एम की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, इस फार्मूले से आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इस एल के लिए एम के ये 3 वैल्यू लिख लिया। वैसे ही इसके लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसके लिए -2, फिर बीच में क्या आएगा इसके बाद -1, 0 एंड +1 एंड +2। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी L = 2 के लिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, इसी में आप रख के देख लीजिए। यहाँ 2 × 2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, M = कितना आ जाएगा, यहाँ 4 + 1 = 5 वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे L = 2 रखते हैं तो L = 2 के लिए M की टोटल कितनी वैल्यू मिलेंगी, 5 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यही यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस तरह ये L और M की वैल्यू हमें मिल गई N = 3 के लिए। ठीक, अब अगर स्पिन क्वांटम नंबर भी दिखाना चाहते हैं तो इस तरह M के लिए इसके 2 वैल्यू होंगे स्पिन क्वांटम नंबर के, एक +12 होगा और दूसरा -12 होगा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी वैल्यू के लिए हम हमेशा S की 2 वैल्यू दिखाएंगे। उसी तरह यहाँ पे भी एक +12 लिखा जाएगा और इसके लिए दूसरा -12 लिखा जाएगा। ऐसे ही सब के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी +12 एंड -12। ठीक, उसी तरह इसके लिए +12 एंड -12, +12 एंड -12, +12 एंड -12। इसी तरह इसके लिए +12, दूसरा हो गया -12, इसके लिए +12, सेकेंड हो गया -12 और इसके लिए भी +12 एंड -12। तो आप देख रहे हैं कि सभी L के लिए टोटल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि कितनी वैल्यू टोटल होंगी। यानी अगर n की वैल्यू आपको मालूम है तो एक फार्मूला भी हम बना सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n द टोटल वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा 2n²। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो आपको 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 2 × 9 हो जाएगा। टोटल कितनी वैल्यू आएंगी, 18। तो n = 3 के लिए s की टोटल वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। और 18 आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरह हम किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हम इस तरह से दूसरे क्वांटम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया था इसमें कि n = 3 के लिए L की वैल्यू लिखना है और M की वैल्यू लिखना है। यहाँ पे हमने स्पिन क्वांटम नंबर की भी वैल्यू दिखा दिया है। तो कोई भी M की वैल्यू के लिए S की हमेशा 2 वैल्यू होंगी, चाहे वो 0 हो या -1 हो या 2 3 कुछ भी हो, उसके लिए हमेशा आपको S की 2 वैल्यू दिखानी है, एक +12 और एक -12। तो इस तरह से हम क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह अगर n की वैल्यू आपको पता है तो यहाँ से आप टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी तरह दूसरा फार्मूला यहाँ दिख रहा होगा आपको कि अगर मान लीजिए n की वैल्यू है तो उससे आप टोटल L की वैल्यू कितना होगा ये भी बता सकते हैं। और अगर n की वैल्यू है और टोटल उसमें आप निकालना चाहते हैं कि टोटल उसके अंदर m की वैल्यू कितना होगा, तो उसको भी फार्मूला देख लीजिए। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n द टोटल वैल्यू ऑफ m = n²। ठीक है, अगर n की वैल्यू आपको पता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू पता करना है, जैसे n की वैल्यू यहाँ हमें 3 पता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टोटल कितने होंगे, तो आपको यहाँ 3 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और ये 9 हो जाएगा। तो चेक करते हैं n = 3 के लिए m की कितनी वैल्यू मिली है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 वैल्यू मिली हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ एज अ फार्मूला भी एक मिल गया। अगर n की वैल्यू पता है तो इस तरह m की टोटल वैल्यू कितनी होंगी, तो 9 होंगी। इस तरह से हम जैसे यहाँ 3 के लिए 9 आ रही हैं, ऐसे दूसरे वैल्यू के लिए भी आप m की टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक ये फार्मूला आ गया आपका। दूसरा फार्मूला आपका ये हो गया एक, ठीक। एक फार्मूला यहाँ बताया ये है कि L पता हो तो M कैसे निकालेंगे, ये पता है। और उसके बाद एक फार्मूला यहाँ आपका ये बन गया, ठीक। तो इस तरह से आप क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करते हैं। ये एक सिंपल एक न्यूमेरिकल बताए हैं। अभी आगे और भी न्यूमेरिकल हम लोग क्वांटम नंबर से रिलेटेड करेंगे, और उन न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें कुछ और जानकारी होना चाहिए, कुछ रूल्स की। तो हम लोग अब उन रूल्स को और ऑर्बिटल के बारे में भी जान लेते हैं कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल जानने के बाद कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और उन रूल्स के पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वांटम नंबर से रिलेटेड और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उन सब को हम यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे, और फिर आप भी उसको घर पे ट्राई करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग क्वांटम नंबर के और भी न्यूमेरिकल करेंगे जो पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम में, ठीक है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, ठीक है। s p d f। s का पूरा नाम क्या था? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, ठीक है। तो s p d f ये ऑर्बिटल है हमारे, और इन्हीं ऑर्बिटल का शेप हमें देखना है, और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमें पता हो जाएगा। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6, d में d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस तरह शेप ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले हम लोग s ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे। तो s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? अगर s ऑर्बिटल की बात करें तो s ऑर्बिटल कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल, ठीक। अब उसके बाद इसका जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल, ठीक। तो s ऑर्बिटल का शेप अगर आपसे कोई पूछे कि कैसा होता है, तो s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल ऐसे हम उसको दिखाएंगे। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। तो इस तरह स्फेरिकल शेप होता है s ऑर्बिटल का, ठीक। तो ये s ऑर्बिटल के बारे में हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो वो स्फेरिकल शेप होगा। और s ऑर्बिटल को यहाँ हम लोग इस तरह हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में दिखाते हैं, और इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो ये ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। इस ऑर्बिटल को हम लोग जब आगे यूज करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसको हम स्फेरिकल शेप ऐसा नहीं बनाएंगे, उसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और उसी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो s ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है। तो s ऑर्बिटल में ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है जिसको हम लोग p ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ये p ऑर्बिटल कैसा होगा? तो ये पहली बात तो ये डायरेक्शनल होगा, एक डायरेक्शन में, एक एक्सिस में वो कंबाइन करता है आपस में, तो इसलिए ये डायरेक्शनल हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शनल। और इसका शेप अगर बताया जाए तो इसका शेप कैसा होता है? डम्बेल शेप होता है इसका, ठीक है। डम्बेल का मतलब जो एक्सरसाइज करने के लिए आप लोग डम्बल यूज़ करते हैं, उसी तरह का शेप होता है। अब इसमें ऑर्बिटल को डेजिग्नेट कैसे किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या कितने तरह के p ऑर्बिटल हो सकते हैं? तो ये 3 टाइप के p ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, px, py और pz, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेजिग्नेटेड एज, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज, यानी इनको एक तरह से
दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? px, py एंड pz से, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं जिनका नाम है px, py, pz। s ऑर्बिटल का कोई स्पेशल नेम नहीं है, ठीक है। यहाँ p ऑर्बिटल को px, py, pz कहते हैं। तो इस तरह ये p ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और p ऑर्बिटल को जब हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में दिखाना होगा तो ये इस तरह से हम उसको दिखाते हैं। ये 3 बॉक्स होता है, और इसी में ये px को रिप्रेजेंट करेगा, ये py को, ये pz को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें, ठीक है। यानी p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उस ऑर्बिटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं। अब हमें इसमें देखना था कि p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। तो अगर p ऑर्बिटल का शेप बनाया जाए तो p ऑर्बिटल के शेप में p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? चलिए देख लेते हैं p ऑर्बिटल का शेप। तो ये आपका ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये z एक्सिस को हम दिखा रहे हैं, और यहाँ से ये ये y एक्सिस को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका जो हमने बताया कि ये डायरेक्शनल नेचर का होता है, डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में करता है तो कंबाइन करता है। तो इस तरह ये डंबल शेप आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये शेप क्या है? डंबल शेप है। तो इसी तरह आपका शेप p ऑर्बिटल का बनेगा। तो ये px को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। x एक्सिस पे डंबल है तो इसलिए ये px ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह सेकेंड अगर बनाए z x, इसको थोड़ा सीधा बनाएंगे। चलिए इसको आप स्केल से सही से बना लीजिएगा सीधा। अब इसमें कंबाइन कैसे करेगा? ये इस तरह, ये, ठीक है। ये p y को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पे डंबल है, इस वजह से ये p y ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह नेक्स्ट थर्ड वाला जो है, ये x हो गया, ये z हो गया, और ये y। अब इसमें ये z एक्सिस पे डंबल बनेगा, और इस तरह ये p z को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से शेप बनेगा p ऑर्बिटल का, डंबल शेप होता है, ठीक है। डंबल शेप कैसे बनाते हैं? तो डंबल शेप इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ये डंबल शेप है। और ये शेप जो है वो इस तरह px, py, pz एक्सिस पे दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये p ऑर्बिटल का शेप हो गया। और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। और ये 3 बॉक्सेस इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग d ऑर्बिटल के शेप की बात कर लेते हैं। तो d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? अगर d ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो ये भी डायरेक्शनल होगा, ठीक है। और इस तरह ये इसका जो शेप है वो कैसा होगा? डबल डंबल शेप, ठीक। डबल डंबल कैसे बनेगा? एक तो डंबल इस तरह हो गया और दूसरा डंबल इस तरह से ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये डबल डंबल शेप का होता है, और इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। d ऑर्बिटल टोटल कितने होंगे? ये dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। टोटल 5 होते हैं, 5 d ऑर्बिटल हैं, ठीक। यानी इनके नंबर कितना है? 5 होता है, यानी 5 संख्या में ये होते हैं d ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ से d ऑर्बिटल 5 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इनको हम दिखाते कैसे हैं? बॉक्सेस में। तो इस तरह इसमें 5 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हम बनाएंगे, और इन्हीं बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इन्हीं बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी। यानी d ऑर्बिटल जब हम दिखाएंगे अपने आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो उनके लिए हम इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस
बनाएंगे और इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे। टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको हम ऐसे D10 इस तरह लिखेंगे, यानी ये 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह D के ऊपर ऐसे लिखे जाते हैं। तो चलिए अब इनका हम लोग शेप बना लेते हैं। ये DXY DYZ इन सभी का शेप कैसा होगा, तो इसके बारे में अगर इनको ड्रॉ किया जाए तो इस तरह ये यहाँ Z एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये X एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह X Y Z तीनों प्लेन इसमें है। अब इसमें जो ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा वो ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करेगा, तो ये इस यहाँ से ये, ठीक है, तो ये ऑर्बिटल का इस तरह ये एक ऑर्बिटल हो गया। डबल डंबल बनाना है तो एक ये बन गया डंबल और दूसरा डंबल यहाँ से बना लेंगे, ये सेकेंड डंबल हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये जो ऑर्बिटल है ये DXY को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी D ऑर्बिटल का शेप है और DXY, XY मतलब इस प्लेन में, ठीक है, XY प्लेन में इसको बनाया गया है और ये, ठीक है, X से लेके Y तक के प्लेन में ये बना है, तो ये DXY से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट ऑर्बिटल ड्रॉ करें, Z Y X, ठीक, अब इसमें ये हो जाएगा आपका, इस पे दिखा देंगे। ये इस तरह से बन गया, यहाँ पे एक ऑर्बिटल, एक डंबल इधर बन गया और दूसरा डंबल इसका यहाँ हो जाएगा। तो ये सेकेंड डंबल हो गया और इस तरह ये DXZ, ठीक है, DXZ को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इसको ये इसका Z एक्सिस हो गया, ये इसका X एक्सिस है, ये Y एक्सिस। ठीक, अब ये ऑर्बिटल एक इधर से डंबल बनेगा, ठीक, एक डंबल ये हो गया और जो सेकेंड डंबल बनेगा वो इस तरफ से बनेगा, यहाँ से ये। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर, ये कौन सा है, YZ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह DXY DXZ DYZ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट Z, ये X और ये Y। अब यहाँ से इसका एक ऑर्बिट डंबल इसमें से ऐसे बनेगा और सेकेंड डंबल ठीक ये बन जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा DX² माइनस Y² को। ठीक, अब उसके बाद लास्ट है ये X है, ये Z है और ये Y है। अब इसमें ये आपका एक डंबल इस एक्सिस पे बनेगा, ये, और सेकेंड डंबल आपका यहाँ से बनेगा। ठीक, ये, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है DZ² को। तो इस तरह से ये D ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल हैं, DXY DYZ DZX। ये YZ या YZ है या ZX, ठीक है। तो ये XY YZ ZX, ठीक है, ZX यहाँ पे है, ये XZ लिखा है तो इसको ZX भी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 5 ऑर्बिटल और उनका ये शेप हमने बनाया। अब F ऑर्बिटल जो लास्ट ऑर्बिटल है उसका शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। चलिए जान लेते हैं F ऑर्बिटल के बारे में।
चलिए अब एफ ऑर्बिटल के बारे में बात कर लेते हैं, और एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है और कितने एफ ऑर्बिटल होते हैं, इन सब की बात करें तो ये जो है एफ ऑर्बिटल का शेप तो फिक्स नहीं है, तो इसका आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है इनका, यानी इनका शेप हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। टोटल नंबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एफ ऑर्बिटल कितना होता है, तो ये नंबर ऑफ एफ ऑर्बिटल ये होते हैं टोटल 7, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स से ऐसे 7 दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो पाए जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, ठीक है। ये 14 इलेक्ट्रॉन उसको इसमें हम दिखाते हैं, यानी उसको हम ऐसे लिखते हैं F14, ठीक है। मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एफ ऑर्बिटल में। अब ये एफ ऑर्बिटल को हम लोग 7 एफ ऑर्बिटल हैं, अब इन सभी इस बॉक्स को क्या बोलेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। तो एफ ऑर्बिटल को जब हम लिखते हैं तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक ऑर्बिटल हो गया, और एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दूसरा हो गया, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थर्ड हो गया, एफ एक्स वाई जेड ये नेक्स्ट हो गया। उसके बाद एफ जेड क्यूब, ठीक है, एफ जेड क्यूब, और एफ जेड क्यूब के बाद एफ वाई जेड स्क्वायर और एफ एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 7 ऑर्बिटल हो गए, और इस तरह ये फर्स्ट और को ये नेम देंगे, सेकेंड को इस नाम से, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ऑर्बिटल को इस तरह से हम एफ ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करते हैं। इनके कॉम्प्लिकेटेड शेप होने की वजह से उनको हम ड्रॉ नहीं करते, और वो हमें पता भी नहीं चल पाता है कि किस तरह का शेप वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने आपको ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताया। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अगर हम सबसेल की बात करें, सबसेल, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ से अगर एस सबसेल की बात करें तो एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, और उसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, ऐसे एक बॉक्स से दिखाते हैं, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 होते हैं। पी ऑर्बिटल जो है वो 3 होते हैं, और इसको इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं हम लोग, और इसको पी एक्स पी वाई और पी जेड कहते हैं, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसी तरह डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5, और उसको हम लोग जब दिखाते रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से तो 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। अब इसको हम लोग किस तरह दिखाते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इस तरह से दिखाया जाता है इसको। एफ में ये 7 ऑर्बिटल होते हैं, और ये 7 ऑर्बिटल को हम लोग 7 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से ऐसे दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसमें मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये लिखा जाता है S2, यानी S के ऊपर 2 ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह P के ऊपर 6 ये भी 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, D के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन, एंड F के ऊपर कितने हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल या सबसेल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल के बारे में हुआ। अब हम लोग आगे कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे उस पर। चलिए अब हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है वो किसके लिए दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दिया गया था। अब ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल में हमें इस प्रिंसिपल के थ्रू एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। आप लोग
क्लास 9th 10th में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे वो बोर-बरी प्रिंसिपल के बेसिस पे किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। अफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, अफबाउ क्या है, एक तरह का जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, अफबाउ की मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। तो अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। अब ये अफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता क्या है, तो अफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द वेरियस orbitals in increasing order of their energies, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में फिल किए जाएंगे तो उसमें वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए जाएंगे, यानी पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा और फिर उसके बाद वो हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो चलिए उसको बना लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हम इसको दिखाएंगे, इसका एनर्जी ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये ऑर्बिटल को हम लोग लिख रहे हैं इस तरह, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d and 5f 6s 6p 6d 7s 7p, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेंगे और इस तरह हम इसको ऑर्बिटल को दिखाएंगे कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करता है। तो इस तरह से ये दिखाया जाएगा, ये बनेगा और इसी से हमें पता चल जाएगा कि किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। तो ये ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये 1s से किस में आएगा, फिर 2s में आएगा और फिर वहाँ से 2p 3s में आएगा, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर यहाँ 4d 5p 6s होते हुए फिर 4f 5d 6, ये 6 है तो यहाँ 6p में आएगा, ठीक, 6p 7s और फिर यहाँ से 5f 6d एंड 7p में इंटर करेगा। तो इस तरह से आपको ये दिखाना होता है, ये बिल्डिंग अप ये इसी तरह से बनाया जाता है और ये हमें एनर्जी ऑर्डर को बताता है। तो इन एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑर्डर हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसी से एनर्जी ऑर्डर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे चल के करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उसके बाद 2s ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2s के बाद 2p ऑर्बिटल, फिर उसके बाद 3s आ रहा है, फिर उसके बाद 3p, फिर 3p के बाद 4s, 4s के बाद किस में जा रहा है, 3d में जा रहा है और 3d के बाद 4p 5s, 4p एंड 5s और फिर उसके बाद 4d में आ रहा है, 4d, ये ऑर्डर ऐसे चलता रहेगा। 4d के बाद किस में आएगा, 5p में, 5p के बाद 6s में, 6s के बाद 4f में, 5d में, ठीक है। इस ऑर्डर में से अगर आप कुछ यहाँ याद कर लेते हैं यहाँ तक तो आपका काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का यहाँ तक जो भी इंटर में आपसे पूछा जाता है वहाँ तक
चल सकता है, लेकिन आगे के लिए आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। तो ये पैटर्न जो यहाँ ड्रॉ किया है हमने, ये इसी से निकल के ये एनर्जी ऑर्डर हमें मिलता है। और इसी तरह जब हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस एनर्जी ऑर्डर का हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे मान लीजिए नाइट्रोजन का ही, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, या किसी और एलिमेंट का ले लेते हैं। चलिए यहाँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सोडियम का, तो सोडियम का ये वाला ऑर्डर हम लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। s ऑर्बिटल को कितना इलेक्ट्रॉन देना है? 2 इलेक्ट्रॉन देना है। तो s को 2 दे दिया, इस s को भी 2 दे दिया, तो 11 में से 4 जो है वो चला गया ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के पास। तो इस तरह बचा कितना हमारे पास? अब हमारे पास बच गया 7। तो 7 में से p को 6 इलेक्ट्रॉन देना था, ठीक, तो 6 दे दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब लास्ट में s है और s को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, 1 ही बचा है, तो यहाँ 1 दे के छोड़ दिए। अब हमारा पूरा 11 इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया। अब इसको लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है, यही इसका क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सोडियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हमें करना होगा तो ये ऑर्डर हमें याद रहना चाहिए, और इस ऑर्डर के बिना याद किए हम इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप बाउ प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऐसे अभी एक एग्जांपल हमने दिखाया है, ऐसे और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होगा। चलिए कुछ और एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं कि कैसे हम अबाउ प्रिंसिपल से एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जैसे अगर हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s 2s 2p 3s 3p ये सभी लिख लेंगे हम। अब s पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, तो 1s2 हो गया। 2s2, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है। जब पहले हम ये एनर्जी ऑर्डर ऑर्बिटल का लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है। अब s ऑर्बिटल रास्ते में दिखा, उसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर आगे बढ़े, s ऑर्बिटल ही दिख गया, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। उसके आगे गए तो p ऑर्बिटल दिखा, उसको हमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन देना होता है, और हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसलिए उसको हम 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अभी भी हमारा इलेक्ट्रॉन बचा है तो s को फिर 2 दे देंगे। तो इस तरह कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 5। ठीक है, 12 चला गया, अभी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो इस p को हम 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसके बाद क्या आता है? 4s, उसको लिख के उसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। s को 2 देना था, लेकिन बच एक ही रहा है, जितना बचेगा वो लास्ट में देके छोड़ देंगे। यही एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो ये तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर इसी के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को पूछ लिया जाए, यानी पोटेशियम, अब ये क्या हो गया? आयन हो गया, और 1 प्लस का मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये लास्ट वाला जो s ऑर्बिटल था उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये 4s 0 बचा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आसान है। अब 20 के बाद थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 21 एटॉमिक नंबर होता है इसका। अब इसको 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d इस तरह लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 2 6, अब इसको ऐड कर लीजिए, टोटल 21 हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 10 10 6 10 हो गया, ये आपका 12, और ये 18 हो गया, और 18 में 2, ठीक है, 18 to 20 और लास्ट में 1 बच रहा है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन
हो गया। अभी हम इस कन्फिग्रेशन को भी करेक्ट नहीं कहेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका सबसे मैक्सिमम नंबर, अच्छा इस नंबर को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो ऑर्बिटल के साथ स्टार्ट नंबर लगा होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और सबसे बड़ा लास्ट में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को, ठीक है। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम ये नहीं कहेंगे कि स्कैंडियम का ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर हमें करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाना होगा तब हम ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 एंड 3d1 एंड 4s2, ठीक है। इस तरह से हम उसको करेक्ट लिखेंगे और ये करेक्ट कन्फिग्रेशन माना जाएगा, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन में एनर्जी ऑर्डर ये 3-3 वाले एक साइड लिखना होता है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे आपका 3-3 ऑर्बिटल एक साइड हो गया और ये लास्ट वाला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका लास्ट था वो सबसे लास्ट में चला गया और इस तरह ये यहाँ पे ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह स्कैंडियम का हो गया। उसके बाद स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s, ठीक है। 3d के बाद 4s आता है। तो इस तरह यहाँ पे d 4s तब 3d अभी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जब करेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग सही कर लेंगे। तो यहाँ से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसमें बचा कितना इलेक्ट्रॉन, तो 22 टोटल है। यहाँ से 10 2 12 6 18 2 20, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो डी में कितना चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसके बस एनर्जी को इधर उधर एक्सचेंज कर देंगे और ये करेक्ट हो जाएगा कन्फिग्रेशन। तो इसको फिर से लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 एंड 4s2। इसी तरह जो है वैनेडियम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वैनेडियम का भी लास्ट में इसी तरह लिख लेंगे 3d3 हो जाएगा और 4s2 रहेगा, ठीक है। डी में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो इस तरह करेक्ट करके हम सीधे इसको लिख दे रहे हैं। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। क्रोमियम में एक्सेप्शन देखने को मिलता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होगा और इसका जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 3d4, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन होता है क्रोमियम का। अब इसमें केवल एनर्जी ऑर्डर चेंज कर देने से ये करेक्ट नहीं हो जाएगा। इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए d ऑर्बिटल के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो तो d ऑर्बिटल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो ये 5 कर लेता है बाहर आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन लेके, और अगर d में 9 है तो वो 10 कर लेता है। तो ये ध्यान रखना होता है कि d के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और वो d में 5 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाता है। आप जानते हैं कि d में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इस तरह 5 इलेक्ट्रॉन करके ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। और उसी तरह अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेके कितना कर लेगा, 10 इलेक्ट्रॉन कर लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो इस तरह क्रोमियम का ये जो ऑर्डर लिखा गया है, यहाँ पे आप इसको करेक्ट करने के लिए 3d और 3d4 और 4s2 कर देने से ये करेक्ट नहीं हो जाएगा, अभी भी ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कैसे होगा, तो इसका करेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d। अब देखिए यहाँ पे 3d है लास्ट, ये 4s लास्ट में है। अब इस लास्ट से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा d, क्योंकि d के पास कितना है, 4 है और ये 5 करना चाहेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये एक्सेप्शन है हाफ-बाउ प्रिंसिपल का। आगे हम लोग इसके बारे में और एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन में भी देखेंगे इसको। तो इस तरह ये 3d 5 हो जाएगा और 4s 1 रहेगा। अब ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्रोमियम का। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और ऐसे ही कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है। कॉपर में भी देख लीजिए यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होगा और कॉपर का कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन कॉपर का होगा।
अब इसको अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, एनर्जी ऑर्डर, यानी 3d9 और 4s2, ठीक है, अभी भी ये करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर d में 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑर्बिटल बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके 10 कर लेता है। ऐसा वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता है, और ये कन्फिग्रेशन करेक्ट कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d10 एंड 4s1। ये है करेक्ट कन्फिग्रेशन कॉपर का, ठीक है। तो इस तरह से आपको एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल का यूज करके करना होगा। यहाँ पे हमने एटम का बताया है, ऐसे आयन का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए एक दो आयन्स का भी देख लेते हैं कि कैसे हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ आयन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आयरन का, ठीक है, आयरन का 26 एटॉमिक नंबर होता है। आयरन का कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। अब यहाँ देख लीजिए 2, 4, 10, 12, 18 और यहाँ पे 20, यहाँ 6, ठीक है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसका करेक्ट कन्फिग्रेशन अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 एंड 4s2। ये करेक्ट कन्फिग्रेशन माना जाएगा कॉपर का, ठीक है। ये सारे जो एनर्जी वाले, एक समान एनर्जी वाले थे, वो डी सभी का, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, वो सब एक साथ आ गए, यानी इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, वे एक साथ लिखे जाएंगे। और इस तरह 4 लार्ज एनर्जी वाला था जो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, और इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऑर्बिटल को अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको आयन का इस तरह आयन का पूछा जाए, तो इस तरह अगर आयन का निकालेंगे तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और ये 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसको 4s0 लिखेंगे, या इसको नहीं भी दिखाएंगे तो आपका कन्फिग्रेशन गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ 4s0 हम दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ इसको अगर नहीं भी दिखाया जाए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये इसको बोलते हैं फेरस आयन, ठीक है। अगर पावर चार्ज ज़्यादा हो तो उसको अस बोलते हैं, ठीक है। अगर चार्ज ज़्यादा हो तो उसके लिए अस बोला जाता है, और अगर चार्ज कम हो तो उसके लिए इक लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह अगर यहाँ पे ग्रेटर के लिए चार्ज क्या हो, ग्रेटर हो, तो उसके लिए हम OUS अस लगाते हैं उसके नेम में। और अगर मान लीजिए चार्ज स्मॉल हो, स्मॉलर चार्ज, तो इसके लिए हम लोग इक लगाते हैं उसके नेम में, ठीक है। यहाँ चार्ज से मतलब है, अगर ग्रेटर चार्ज हो तो अस लगाइएगा। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको तो फेरम पढ़ेंगे और ये फेरस पढ़ा जाएगा, ठीक है, फेरस। अब इसी तरह अगर Fe3+ लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फेरिक, ठीक है। लास्ट में देखिए सफिक्स क्या लग गया, यहाँ पे इक लग गया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज +3 था और यहाँ पे चार्ज क्या है, +2 है, इसलिए लास्ट में सफिक्स क्या लगा है, OUS लगा है। इसको क्या पढ़ेंगे, फेरम। आयरन को फेरम पढ़ा जाता है, तो ये आयरन का लैटिन नेम फेरम है, और उसी फेरम को जब 2+ चार्ज रहेगा तो फेरस पढ़ेंगे, और 3+ चार्ज रहेगा तो फेरिक पढ़ेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करना हो, 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ पे अब क्या होगा, लास्ट के तो 2 इलेक्ट्रॉन चले ही जाएंगे, और D में से भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ 3d5 हो जाएगा। तो ये इसका फेरिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। अब ऐसे ही कॉपर आयन का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होता तो कैसे करेंगे। अब यहाँ कॉपर आयन की कर रहे हैं तो 29 एटॉमिक नंबर होता है, 2+ चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो टोटल 27 इलेक्ट्रॉन ही आपको दिखाना है इसके कन्फिग्रेशन में। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ये होता था कॉपर का जो रॉन्ग कन्फिग्रेशन था, इसको हम लोग रॉन्ग कन्फिग्रेशन मानते हैं, ठीक है। ये पहले कॉपर का हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉपर आयन का करेंगे।
ठीक है, तो ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर कॉपर आयन का इसका पहले करेक्ट लिख लें, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ से हम कॉपर आयन का कर लें। आयन का कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ 29 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ आयन में कितना रहेगा 27 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d, अब क्या रहेगा यहाँ से 2 प्लस चार्ज है तो ये s से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और d से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे 3d9 लिखा जाएगा। और इस तरह से हम आयन का भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा, और अगर और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके पहले वाले सेल से निकाला जाता है। एक बात और, यहाँ पे जो लास्ट सेल होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, उसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, या इसी को हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं, वैलेंस सेल, ठीक। और ठीक इसके पहले वाला जो सेल होता है, इसको हम लोग अल्टीमेट सेल बोलते हैं, अल्टीमेट सेल, ये सेल की नेमिंग है। यानी सबसे लास्ट वाले सेल को वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल कहा जाता है। उससे ठीक पहले वाले सेल, जैसे ये 3 वाले जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले सेम वाले हैं, 4 से पहले वाले, वो सभी पूरे क्या कहलाएंगे, अल्टीमेट सेल कहलाएंगे। और इनसे भी पहले वाले जो सेल होता है, जैसे ये है 2 वाला, इसको पेन अल्टीमेट बोलते हैं, अल्टीमेट सेल, ठीक। तो इस तरह से ये सेल की नेमिंग भी होती है। सबसे बाहर वाले सेल को आउटर मोस्ट सेल, उससे अंदर वाले सेल को अल्टीमेट सेल, और उससे भी अंदर वाले सेल को पेन अल्टीमेट सेल कहा जाता है। तो इस तरह से आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताएंगे, और फिर कुछ नए रूल भी पढ़ेंगे, और उसके बाद क्वांटम नंबर के एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू।